मैन्युफैक्चर्ड वारंटी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप सैमसंग का मोबाइल लीजिएगा, उस पे बोलता है 1 ईयर की वारंटी है। इसका मतलब है कि वो आपसे पैसे नहीं मांगता वारंटी का। तो अगर ये पैसे नहीं मांग रहा है, इसका मतलब ये है, ये वारंटी जो है, ये 1 ईयर वारंटी जो है, ये कौन सी वारंटी है? मैन्युफैक्चर्ड वारंटी है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड वारंटी होता है वो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ आइटम होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कभी इमैक्स पे या फिर कोई दूसरा शोरूम पे जाइएगा, तो वो आपको बोलता है सर 1 साल का तो कंपनी दे रहा है, आप अगर 600 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आपको मैं एडिशनल 2 साल का वारंटी दूंगा, एडिशनल 2 इयर्स वारंटी। तो अब सुने, ये जो मसला आया कि एडिशनल 2 इयर्स वारंटी, इसके लिए आपने उससे एडिशनल पैसे चार्ज किए ना जी। तो जब पैसे अगर आपने एडिशनल चार्ज किए हैं और 2 साल एडिशनल है, यानी कि जब आप मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल था और 600 रुपया आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो सबसे पहला जो एंट्री होगा सेल करने का, वो एंट्री क्या होगा? सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी कैश डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या? मोबाइल गया, ठीक है, जिसको हम इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो नाम से डील कर रहा है कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो कि जो भी आपने बुक करना था आपने बुक कर लिया। तो मान लीजिए कि आपने, आपका वो जो 10,000 में जो मोबाइल बेच रहे हो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था वो सिर्फ 8,000 का था, 2,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये आपने 10,000 में उससे बात किया था बेचूंगा, लेकिन सामने वाला आपके बात से कन्विंस हो गया, वो अग्री हो गया कि हाँ भाई वो 600 रुपया भी अगला देने को तैयार है। तो अगला जो आप दे रहे हैं वो बेच रहे हैं, वो पैसा जो आपको आ रहा है वो आ रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैसे जब रिसीव होंगे तो 10,600 रुपए रिसीव होंगे। आप पहले साल पे कोई एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट ईयर एंड पे नो एंट्री, फर्स्ट ईयर एंड पे नो एंट्री, ठीक है। सेकेंड ईयर एंड जब आएगा तो पहली एंट्री क्या बनेगी? आपके पास रेवेन्यू बनना चाहिए, तो आप ये प्रोविजंस को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी, और टू पीएल कर देंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अल्लाह अकबर, नहीं स्क्रीन जा रही है बिलीव, वो कुछ शायद टैग वैग का मसला होगा। स्क्रीन नहीं जा रही, स्क्रीन नहीं जा रही, अब आ गई भाई। तो पीएल में आपको जाके आप सिर्फ पहले साल पे कितना का इनकम रिकॉर्ड कीजिएगा जी, आपके लिए कितने का इनकम रियलाइज रेवेन्यू अर्न होगा? 300 का। फिर जब थर्ड ईयर होगा फिर आपकी सेम एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर, ठीक है। इन बिटवीन मान लीजिए कि ये बंदा जो है मोबाइल लेके आ दिया, मोबाइल में उसके प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, मोबाइल में उसके प्रॉब्लम हो गया। अब वो मोबाइल लेके आपके पास आ गया, ठीक है, बोला कि भाई ये मोबाइल जो में थोड़े प्रॉब्लम है, तो आपको उसको रिपेयर कराने में मान लीजिए कि 200 रुपए के कॉस्ट लग गए, रिपेयर कॉस्ट लग गए 200, यानी क्योंकि आपने वारंटी में रखा है तो आप उससे पैसे नहीं मांगोगे, लेकिन आपके लिए तो खर्चा है ना, तो आप जो रिपेयर कॉस्ट जो रिकवर करोगे वो आप ये प्रोविजन ऑफ वारंटी से रिकवर करोगे। रीजन ये होगा कि आपने जो 600 रुपया लिया है ये उसके अगेंस्ट का 200 रुपया एक्सपेंसेस है। तो अब आप जो खर्चा डालोगे, तो आप जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के पहले आप प्रोविजन फॉर वारंटी पे से 200 रुपया घटा दोगे और 100 रुपए का रेवेन्यू करोगे, और बाकी का जो है रहेगा वो रिपेयर कॉस्ट पे डाल के खत्म कर देना। यानी यहाँ पे 200 लिख देना और यहाँ पे 100 रुपया लिख देना, क्योंकि अब सिर्फ 100 रुपया आप रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हो, क्योंकि 200 रुपया इत्तेफाक से आपका करेक्शन कॉस्ट हो गया, ठीक है। और वारंटी कॉस्ट क्या रहा मेरा भाई? वारंटी कॉस्ट वही
देखिए ये आप 10,600 पे आपने बेच दिया था। हमने बताया था कि आपकी मोबाइल की 8,000 की 2,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था, और 10,000 में आपने बेचने का बात किया था। साथ में आपने वारंटी बेच दी, एक्सटेंडेड वारंटी। तो एक्सटेंडेड वारंटी अगर बेच दी तो इसका मतलब आपने उससे 600 रुपये ले लिए। तो जब 600 रुपये ले लिए तो वो आपके पास अभी भी लाइबिलिटी में खड़ा रहेगा, प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है। हाँ जी, सही है अब सेकेंड फर्स्ट ईयर एंड पे आपका ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल का तो सैमसंग वारंटी दे रहा है, 2 साल का आप वारंटी दे रहे हो। तो जो पहला साल का अगर है तो सैमसंग वाले का जो वारंटी है तो डायरेक्टली अगर आपके पास कोई क्लेम आएगा आप सैमसंग को भेज दोगे। तो पहले साल में तो आपका वो जो 600 रुपए का जो पैसा कलेक्ट किया हो उसके ऊपर आपका अभी कोई क्लेम नहीं बन रहा, वो अभी भी आपके लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज आपने एडवांस पैसा ले रखा है। सेकेंड ईयर पे आइए, सेकेंड ईयर एंड पे क्या हुआ, अब आपने उसको इक्वेट किया कि 600 रुपया हमने लिया था, 2 साल के लिए लिया था, तो यानी 300 हर साल के लिए लिया था। तो दूसरे साल में उसके मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया, वो आपके पास लाया, आपको उसका करेक्शन कॉस्ट 200 रुपया लग गया। तो बेसिकली आपको 300 रुपए की प्रॉफिट हो रही थी, लेकिन 200 रुपए का आपका कॉस्ट चला जाएगा और 100 रुपया आपके रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। फिर तीसरे साल पे क्या होगा, जो इक्वेटेड 300 रुपया है वो आपका इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो, रिपेयर का कोई मसला नहीं हुआ तो। ठीक है। तो जी मतलब तो 300 टोटल रेवेन्यू हो गया। 400 हो गया ना जी। 300 तीसरे साल में और दूसरे साल में 100। हाँ तो हाँ, तो टोटल 400 सही। ठीक है, तो ये हो गया जी मेरा, चले। थैंक यू। हाँ वेलकम। 1 मिनट मेरे को दें। अरे करण भाई कैसे हो? बस बढ़िया हो सर, आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ, अरे दिखते नहीं है ना। चलो 1 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने बजट पे थे, तो बजट में हम लोगों ने काफी सारी चीजें उस दिन डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर कर ली थी। अभी जो है थोड़ा सा अभी ध्यान देने, रीजन ये है कि आपकी न्यूमेरिकल्स जो है इसके बेसिस पे है। अगर मैं बोलता हूं कि एक यूनिट बनाने पे, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स पे 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे। अगर मेरा 1,000 प्रोडक्शन, 10,000 का प्रोडक्शन टारगेट है तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 30,000 यूनिट। 30,000 यूनिट। तो मेरी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलिएगा? रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000। अगर ये रॉ मटेरियल जो है 75 पैसे पर केजी है,
रेट जो है डॉलर पे 75 पैसे है, तो हमारा हमारा रॉ मटेरियल का डॉलर बजट कितना होगा? 22,500। तो डॉलर बजट होगा हमारा 22,500। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ नया सेक्शन शुरू किया भाई। नहीं मेरे भाई, यही तो रॉ मटेरियल का जो है बजट, यही तो यही अच्छा से अच्छा, बजट को नहीं, अभी आप उसमें थे ना सेक्शन ए में। नहीं, वो उनका सवाल था एक भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरे से दिन में मैसेज करके पूछा था कि ये वारंटी से रिलेटेड कुछ चीजें मेरी थोड़ी क्वेरी है, आप क्लियर कर दो। मैंने बोला था आप खुद पढ़ लीजिए, तो बोले कि आप पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, मैं पढ़ूंगा तो घंटे निकल जाएंगे। उसमें 1-8 घंटा लगाओगे फिर भी नहीं होगा, अभी आपने क्लियर कर दिया। चलो थैंक यू भाई। तो ये रॉ मटेरियल वाला में आप ताहिर भाई बताओ, ये इसमें कोई मसले है क्या? एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स बनाने में 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। आपका प्रोडक्शन टारगेट है 10,000 का, तो 30,000 यूनिट लगेगा। हर यूनिट के लिए कॉस्ट 75 पैसा है, तो आपका जो रॉ मटेरियल का जो डॉलर आउट होगा वो कितना होगा? 22,500। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले, अब एक छोटा सा सवाल है कि हमारे पास जो है, हम जब सेल करते हैं, ठीक है, तो जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है, तो हमारा जो सेल्स टारगेट है वो 1400, 1800 है, ठीक है। और हम जनवरी में ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ था 500 का, और हम जब क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं वो रखते हैं 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो मेरे को बताएं कि मार्च का फैब का प्रोडक्शन क्या होगा? फैब में प्रोडक्शन क्या होगा? व्हाट शुड बी द फैब प्रोडक्शन? जनवरी, फरवरी, मार्च फैब का प्रोडक्शन बताना है। क्लोजिंग स्टॉक 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स के बराबर रखते हैं। ओपनिंग में जनवरी के ओपनिंग स्टॉक 500 है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरे को आपको बताना है कि मेरे पास रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कितना होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी। प्लीज डू द ऑनर। अनस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई टाइम पे आने का आदत डाल लीजिए भाई। सही बात है, मैं भूल गया एक्चुअली। I was in the front of PC but I was busy with in email and I forgot. Okay, Sorry. no problem. चलें, ये सवाल पे थोड़ा मेरी हेल्प करें। मेरे पास सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है जैन, फेब, मार्च का 1400, 1800। सवाल तो क्या है? सवाल ये है कि आई हैव अ सेल जैन, फेब, मार्च, ठीक है, तो मेरे को प्रोडक्शन बताना है फरवरी में मेरे को कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है 500। नाउ मेरे को फरवरी का प्रोडक्शन बताना है। कैन समबडी टेल मी? 940। आंसर लॉक किया जाए? चले, गुड हो गया। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपको एक चीजें निकालनी पड़ेंगी। आपके पास यहाँ पे समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ का 30% होगा। इसका मतलब ये है कि जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फरवरी के सेल का 30% होगा। इसका मतलब फरवरी का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इसका 30% होगा। इस 1000 का 30% होगा। अब बात आएगी कि इसका फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा मार्च के सेल का 30% होगा।
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको अगर मैं यूज करूं तो ऐसे बोलूंगा 1000 प्लस 240 माइनस 300, यानी कि 940 जो होगा वो मेरा फैब का प्रोडक्शन होगा। इसमें किसी आदमी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। भाई 940 पे जाना जरा। 940 पे चला गया, कैलकुलेटर लगा दिया। सर पहले आपने बोला फरवरी का ओपनिंग बैलेंस 500 है। नहीं, जनवरी में मैंने लिख के दिया भाई साहब, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस 500 है। ओके। मतलब फरवरी का ओपनिंग बैलेंस शुड बी 300। हाँ, कैसे 300 होगा, उसकी लॉजिक क्या है कि फरवरी का जो सेल है वो जनवरी में 30% यू हैव टू कीप एज अ स्टॉक। तो जो क्लोजिंग होगा जनवरी का वो फरवरी का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। No, no, not minimum order quantity. I'm not talking in that way. No, Simple. no, no. I just said simple 300. Yes. 300. सारा आप बताएं इसमें क्या दिक्कत हुआ। सर ये 300 कैसे आया? हाँ, ये सवाल सही था। ये सवाल ऐसे आता है, देखिए यहाँ पे जब अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता तब बोलते ना कि फरवरी के सेल का 30%। तो यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आइडियली क्या हो जाता है, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। जो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है ना, यहाँ जाके ये ओपनिंग बन जाता है। ओके सर, ठीक है। समझिए सर, समझिए। तो ये जो अभी आपने किया इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। तो क्या बोलते हैं जी, प्रोडक्शन बजट या परचेज बजट। क्लियर। एक छोटा सा सवाल फिर, अभी इसी कंपनी में बोला गया कि हर आइटम को प्रोड्यूस करने में मिनिमम आवर्स लगते हैं 3 आवर्स पर यूनिट, 3 आवर्स पर यूनिट। अब आपको बताएं कि जनवरी में लेबर आवर्स कितने लगेंगे, कोई आदमी प्लीज बताए मेरे को, जनवरी में लेबर आवर्स कितने लगेंगे। बेटा एडीसीबी वाला पेन। हाँ, 2700। हमको थोड़ा डाउट लग रहा है इस बार। मे बी 3600 3 hours per unit, right? It is 3600 in January. Can I solve now? Yeah, I'll Yes. just wait for one more person. 3600 January में। yes sir, 2600 yes sir। 3600। लॉक किया जाए। यस। 500 प्लस 1400 प्लस 300 माइनस 500, 1200 इंटू 3 3600। अभी देखते हैं कैसे निकला। अभी हम इसका नाम जनवरी प्रोडक्शन यहां पे निकालते हैं। देखिए, जैन प्रोडक्शन निकालने के लिए फिर अगेन फार्मूला विल बी सेम। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 1200 हुआ। 1200 यूनिट इज द जनवरी का प्रोडक्शन।
और 3 रुपया प्रोडक्शन, 3 आवर्स लगते हैं हर प्रोडक्शन पे। तो जनवरी में जो लेबर आवर मैं फोरकास्ट करूंगा वो कितना फोरकास्ट करूंगा जी? 1200 इंटू 30, यानी जिनका भी 36 था वो उनका सही था भाई। अगर ये लेबर आवर के लिए अगर 14 रुपया देना पड़ता, लेबर आवर का रेट अगर 14 रुपया होता, ₹14, ये डॉलर की बात हो रही है। अगर हमको बोलते कि लेबर कॉस्ट बताओ डॉलर पे, 50,400। तो आसान है, ये 36 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,400 मेरा डॉलर पे आ जाएगा। सारा आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है? ठीक है सर, हो जाएगा सर। नहीं, अभी पूछ लेना। मैं नहीं चाह रहा कि आप सवाल पे गलती करें। सर मुझे यहाँ तक 36,000 तक समझ में आया, लेकिन ये लैब डॉलर्स पर ये कैसे? अरे भाई, ये आपने घंटे निकाले, अब आपने पता कर लिया कि आपके काम को कंप्लीट होने में कितने आवर्स लगेंगे, तो 3600 आवर्स लग गए। अब जो बंदा काम कर रहा है, हाँ, तो उसके जो रेट के हिसाब से जो उसकी पे आउट होगी तो वो तो आप दीजिएगा ना। तो ये उसके पे आउट्स हैं, इन डॉलर्स में लेबर का टोटल कॉस्ट पे आउट है। ठीक है, आज अब बोला जा रहा है इसी सवाल पे, अब ये सवाल चेंज हो जाएगा क्योंकि अब आपको सब सवाल का मतलब समझ आ गया। अब ये मंथ चेंज हो जा रहा है, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हमने सेल्स करा है डॉलर में, सेल्स करा है डॉलर में 5,000, 6500, 7,200। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक है 25% ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। ठीक है, अब मेरे को जून का परचेज बताना है, परचेज बताना है डॉलर पे, और यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन जो होता है वो 20% ऑन कॉस्ट है। नाउ प्लीज मेरे को जून का बताएं, परचेज कितना करना पड़ेगा। $6,675 in June. लॉक करूं या अभी आप? हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए भाई साहब, हमको I mean purchase. कितना In dollar value you need आई वांट एवरीथिंग इज 6,675. क्या 66? The 5,000, 6,000 it is dollar value, right? Then 6,675. 6,675 बिना मार्जिन के। आई डोंट नो, नहीं पता भाई, वो मार्जिन और बिना मार्जिन नहीं पता हमको। एक परचेज का प्राइस बताइए। मार्जिन बिना मार्जिन into 0.20। भाई एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं और डायरेक्ट सवाल आते हैं, इतना ही करना होता है उसमें।
This one I didn't calculate the margin, huh? So it is wrong. तो रॉन्ग है तो मतलब कट किया जाए। ये आपने मार्जिन ऑन कॉस्ट रखा है, तो जी भाई, मैं मार्जिन ऑन कॉस्ट रखा हूँ, मैं सेल पे नहीं उसको रखा। ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो हमको नहीं पता। 5000 सर 5500 5500 ताहिर भाई का 5500। करण बोलो भाई, कहाँ हो? सर ये कॉस्ट वाला समझ नहीं आ रहा था। 5340 क्या बोल रहे हैं? 5340 5340 भाई अच्छा। 5060 5060। इतना तो सीएम में अल्टरनेटिव भी नहीं देता जितने आंसर अभी आए हैं। 8000। सर मेरा 5640 आ रहा है। चलो 5640। यशवंत, 8000 आ रहा है, मेरा भी 8000। यशवंत के यहाँ तो घर पे आके बोलना पड़ेगा, भाई कर ले भाई। नहीं सर, मेरा भी वही आ रहा है 5640। चलो अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहला आप लोगों ने करना क्या होता है, व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, आप सबसे पहले इसको लिखो, ये जो सेल है वो 120 के बराबर है। कितना के बराबर है? 120 के बराबर है। तो सबसे पहला काम होता है इसको चेंज करने का कॉस्ट ऑफ सेल पे, कॉस्ट ऑफ सेल पे। फिर अगला आपसे क्या पूछा कि 25% ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ का सेल जो होगा वो क्या होगा जी? हमारा क्लोजिंग होगा। हमसे कौन से महीने का मांग रहा है? जून का मांग रहा है। तो अब हम जून पे आएंगे, सिर्फ जून पे अभी हमारा फोकस होगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंफॉर्मेशन होगा लेकिन ऑलवेज फॉलो द रिक्वायरमेंट। तो हमारा फोकस अभी जून है। तो जून पे हमको दो चीजें चाहिए, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, जो दोनों नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हमको ओपनिंग चाहिए पहले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जून। तो जो ओपनिंग होगा वो एक्चुअल में इसका 30% होगा, और जो क्लोजिंग होगा 25%। हाँ अच्छा ये 25% है। चले 25 कर दे रहे हैं, हमको याद नहीं था तो 25 कर दिया। चले अब जो क्लोजिंग होगा जी, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्या होगा जी? इसका कितना? 25%। क्लियर है? यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 5562 किसी का नहीं आया था। ठीक, दोबारा करूंगा भाई, दोबारा जरूर करूंगा, लेकिन ये आना चाहिए था आपका। सर लेकिन मार्जिन भी तो है 20% ऑफ कॉस्ट। भाई मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला काम आसान करने के लिए हमने पूरे को कॉस्ट पे चेंज कर दिया। यानी हमने एक काम स्टेप एक्स्ट्रा किया लेकिन लाइफ इजी कर लिया, सबको कॉस्ट पे ला दिया, सबको कॉस्ट पे ला दिया। अब जब सब कॉस्ट पे आ गया तो अब उसके ऊपर चाहे वो क्लोजिंग निकालूं या ओपनिंग निकालूं वो कॉस्ट पे ही आएगा। तो इसका हमको 25% रखना पड़ता है, तो ये हमने इसका हमको 25% रखना होता है, तो हमने इसका 25% रख लिया। फिर इसका 25 रखना होता है, ये हमने रख लिया। अभी मेरा क्या होता है, अभी हमारा रूल के हिसाब से क्या होता है कि ये जो पैसा है ये और ये ऐड होगा और ये माइनस होगा। तो मिराज भाई आपने मार्जिन कितना लिया है? मार्जिन मेरा 20। मार्जिन 20% ही था भाई, तो मैंने तो 20 पे ही लिया ना। अच्छा अच्छा भाई एक्चुअल में अगर आप चाहोगे तो चेक करना, इसका 120% निकालोगे तो 5000 आएगा, तो मैंने मार्जिन गलत नहीं लिया है। सही है। सीरज चार्जर होता, सीरज
चार्जर। हाँ भाई। हाँ, 80 प्लस 20 क्यों नहीं होता है? तो आप कैसे चाह रहे थे बताइए, मैं ले जाऊंगा 80 प्लस 20 पे। हाँ, तो इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो कि वो 100% है और कॉस्ट 80 है, ऐसा मान रहे हो? क्या है आपको? अभी मैंने ऑन कॉस्ट लिखा है, इसका डिफिनेशन का मतलब समझ आया नहीं? हम ऑन सेल नहीं रखा है, ऑन कॉस्ट रखा है। तो अगर आप 80 रखिएगा कॉस्ट और उस पे मार्जिन अगर 20 ऐड कीजिएगा तो 96 रुपया जाएगा, 100 नहीं बनेगा। इफ यू वांट टू सी आई कैन शो यू। अब बोल रहे हो कि मैं चाह रहा था कि इसको 80 और 20 मान लो, ठीक है, दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। चलो मैं इसका क्रॉस चेकिंग कर रहा हूं कि आपकी लॉजिक सही है या नहीं है। देखिए लॉजिक गलत है क्योंकि आपको 100 पूरना चाहिए था, वो एक्चुअल में कितना पूर रहा है? सिर्फ 96 पूर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको माना जाता है कि 100 रुपए का कॉस्ट है और 120 रुपए का सेलिंग प्राइस है। इसमें जो एजम्पशन काम करता है वो ऐसे काम करता है कि कॉस्ट है 100 रुपए का और सेल प्राइस और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है 20 है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कोई सेल इंक्लूडिंग वैट होती है और अगर 0.05 से करते हैं 5% वैट पे तो 95 नहीं आएगा, 94 या 93 समथिंग आएगा। हाँ, क्योंकि उसका रिवर्स कैलकुलेशन 1/105 होता है। जी 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 जी। एक तो चेक। जी, तो ये ताहिर भाई बताओ, इसमें कोई मसले हुए हैं आपको? अभी समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बिगनिंग पे हैं, अभी हम लोग सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं। नो सर। सारा आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे पूछे, इतना सभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और जिनको कराची का अनुभव है उनको पता होगा कि वो जो किया शर्म फूटा उसका करम, कीजिएगा शर्म तो मुश्किल हो जाएगा। सर मुझे समझ नहीं आया, लाइक कैलकुलेशंस ये 41 जो 65,000 वाली है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे समझ नहीं आया कैसे आया। हाँ तो पूछिए ना, तो इसीलिए तो उन्होंने हमसे बोला कि हमसे अभी रोशन भाई ने क्या पूछा कि मिराज भाई आपने ये इसको डिवाइड बाय 120 क्यों किया? दिस वाज हिज क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि आई एज्यूम कि मेरा कॉस्ट अगर 100 रुपया होता है एंड मैं उस पर अगर 20 रुपया प्रॉफिट ऐड करता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 120 रुपया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन आई बिलीव कि ये 500, ये जो 5000 है वो 120 के बराबर है। तो जब ये 5 120 के बराबर है तो इसका 100% क्या होगा? ये 6500 120 के बराबर है तो इसका 100% क्या होगा? 7200 120 के बराबर है तो इसका 100% क्या होगा? इसीलिए हमने ये कैलकुलेशन लगाया है इधर। ओके, तो ये पूरा assumption नहीं 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 नहीं, कोई assumption नहीं है, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये लॉजिक है कि अगर जब आपको बोल दिया जाए कि मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब आपका कॉस्ट 100 रुपए का है, 20% की प्रॉफिट होगी, यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 120 के बराबर होगी। अब ये 5000 जो 120 के बराबर है उसको हमको 100% में कन्वर्ट करना है। ये 665 जो है वो 120 के बराबर है, इसको भी हम 100% पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी 720 जो है 120 के बराबर है, हम उसको फिर 100% पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तभी हमको उसका कॉस्ट पता चलेगा कि एक्चुअल में किस कॉस्ट का माल हमने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परचेज के लिए जो लॉजिक यूज हुआ था उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसका लॉजिक होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। यहाँ पे कोई डाउट है नहीं ना? इसकी जो रीजनिंग सपोर्ट है वो ये है, वर्किंग नोट्स। ठीक है, ये है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से बजट कवर किए, तो मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने प्रोडक्शन बजट कवर किया, लेबर बजट कवर किया, उसके बाद हमारा परचेज बजट भी कवर हो गया। ठीक है, तो आइए, हम लोग के पास एक छोटा सा सवाल है जिसको अभी आपको हम बता रहे हैं कि ये यहां पे बोला गया था कि आपको एक प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो आपने सबसे पहले क्या लेना होता है, आपको एक क्लोजिंग, सबसे पहले सेल लेना पड़ता है, उसके बाद ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री लेंगे तो आपका प्रोडक्शन बजट बन जाएगा जी। अच्छा, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इन्वेंट्री बजट के लिए, बट इन्वेंट्री के लिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लूंगा एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। बट बिफोर कमिंग टू डिफरेंट क्वेश्चन, मैं इस सवाल को आपके साथ पढ़ूंगा एंड आई विल आस्क यू टू डू। देखिए, ये बोलता है कि ए मॉडल हैज द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी, क्या है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। तो जनवरी 10,000, फरवरी 8,000, मार्च 9,000, अप्रैल 12,000। बोल रहा है ईच यूनिट कंटेन द 3 पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो भी यूनिट बनाते हैं उसमें 3 पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। रॉ मटेरियल आपको मेंटेन करना है कितना, 120% ऑफ द मंथ्स प्रोडक्शन, यानी जितना आपका नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन है उसका 120% आपको मेंटेन करना है, प्लस 500 पाउंड का इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास दिया हुआ है। अगला आपसे पूछ रहा है, बता दो भाई मार्च में आपका क्या होगा, आपके रॉ मटेरियल कितनी चाहिए होंगे, हाउ मच रॉ मटेरियल यू विल परचेज फ्रॉम दी मार्केट। तो चलिए मैं सवाल को एक यहाँ पे इंटरप्रेट ये करता हूं। तो जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। तो ये आपके पास 4 महीने का हो गया। 10,000, 8,000, 9,000, 12,000। 10,000, 8,000, 9,000 एंड 12,000। ठीक है जी, ये है हमारा क्या, ये है हमारा प्रोडक्शन प्लान है। ये हमारा क्या जी है, प्रोडक्शन प्लान है। तो ये हमारा प्रोडक्शन प्लान है। आइए, इन्वेंट्री के बारे में क्या बातें करता है। इन्वेंट्री के बारे में ये बोलता है, इन्वेंट्री के बारे में ये बोलता है कि हम जो इन्वेंट्री रखेंगे, बोला हर यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री जो होगा वो 120% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल हो, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन होगा। 120% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन होगा। ठीक है जी, उसके बाद साथ में इस पे 500 का एडिशन भी होगा, 500 यूनिट का एडिशन भी होगा। और हर प्रोडक्शन पे, हर यूनिट पे मेरा ईच यूनिट जो है वो 3 पाउंड जो है रॉ मटेरियल यूज करता है। सवाल है कि हमको मार्च का बताना है, सवाल है कि हमको मार्च का बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मार्च। ठीक है, तो मार्च का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो एक्चुअल में फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा टेक्निकली। तो फरवरी का टेक्निकली क्लोजिंग स्टॉक होने के लिए मार्च का ही उसको प्रोडक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। कितना परसेंट,
125% मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और हर यूनिट के बनाने पे उसको कितना खर्चा होता है जी? 3 राज यूनिट। भाई 120%, 120। अच्छा 120% है तो हम 120 कर दे रहे हैं। 120% चाहिए, ठीक है जी। और हर यूनिट में चाहिए 3 पाउंड, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया? 32,400। लेकिन रूल में एक और बात लिखी है कि उसमें आप 500 ऐड करेंगे। हाँ, रूल के हिसाब से उसमें 500 आप ऐड करेंगे। तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्च का ओपनिंग स्टॉक बनने के लिए फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक बनने के लिए जो रूल है वो बोलता है कि मार्च के प्रोडक्शन का 120% प्लस 500, लेकिन प्लस 500 क्या? पाउंड। तो इसको सबसे पहले मैं पाउंड में कन्वर्ट कर लूं। रीजन ये है, अभी तक सिर्फ मैंने प्रोडक्शन लिए थे, इसको पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर यूनिट को बनाने पे आपका 3 यूनिट जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी क्लोजिंग एक्चुअल में जो आई है फरवरी की, वो मार्च की ओपनिंग बन जाएगी। अब आइए कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि इस पे मार्च में हमारी क्लोजिंग क्या बनेगी। तो मार्च में जो क्लोजिंग है उसको बनने के लिए हमको इसका यानी अप्रैल के सेल का 120% चाहिए। फिर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 500 ऐड कीजिएगा, तो आपका 43,700 का क्लोजिंग इन्वेंटरी पता चलेगा। अच्छा, करंट मंथ में आपको जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, मार्च का अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट, उसको आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर मार्च जो है, मार्च 27,000। मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं, मटेरियल यूज्ड इन मार्च प्रोडक्शन 9,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 27,000। तो अब हमको जो परचेज का रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? दिस इज इक्विवेलेंट टू द सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? मेरे को पता चल जाएगा मटेरियल रिक्वायरमेंट या मटेरियल परचेज। मटेरियल रिक्वायरमेंट या मटेरियल परचेज्ड। तो यहां से मेरे को ये पता चल जाएगा। तो हमारा बनेगा आंसर 37,800। अब एक बार फिर मैं आपको पूरा का पूरा सवाल एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं और फिर से आपको अब समझ आएगी पूरी कैलकुलेशन। तो आइए, ताहिर भाई सवाल पर आ जाए। सवाल पढ़े। जी सर। AA models has following production plan in units: January 10,000, February 8,000, March 9,000, April 12,000. Each unit contains 3 pounds of raw material. Desired raw material ending inventory each month is 120% of next month production plus 500 pound. आईबी जो होता है वो पाउंड का सिंबल होता है, Okay. ठीक है। Beginning inventory meet the requirement. How much raw material should AA purchase in March? मार्च। ये आप इंफॉर्मेशन समझ आए। Yes. अब आए, मेरे सॉल्यूशन पे आए। ये हमको चाहिए मार्च का, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में हाईलाइटेड जगह है जो मेरे को चाहिए, ठीक है। आइए, तो हमने अभी 9,000 बनाने के लिए मेरे को 3,000 तो चाहिए, इमीडिएट चाहिए, ठीक है। अब बात आएगी कि हमको परचेज कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग जानना जरूरी है। तो अगर हमको इसका ओपनिंग चाहिए, इसका मतलब आइडियली हमको फरवरी का क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग का रूल क्या बोलता है कि 120% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्लस 500 पाउंड। तो 120% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्लस 5% पाउंड।
तो 500 पाउंड्स, तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो कितना आ गया जी 32,900। तो ये 32,900 आपका ओपनिंग में आ गया। फिर सेम प्रिंसिपल लगेगा कि मार्च में अगर आपको क्लोजिंग चाहिए तो आपने अप्रैल का चाहिए होगा। अप्रैल में क्या रिक्वायरमेंट बनता, तो रूल के हिसाब से बोला कि जो अप्रैल में रिक्वायरमेंट होगा उसका 120% निकालिए और उसमें 500 ऐड कर दीजिए। तो वही काम आपने किया। आपने क्या किया जी, 12,000 का 120% निकाला, मल्टीप्लाई बाई 3 निकाला, प्लस 500 पाउंड उसने बोला था ऐड करने, वो आपने ऐड कर लिया। तो आपका क्या आ गया जी, दोनों क्लोजिंग भी आ गया, ओपनिंग भी आ गया। अब आपके रूल के हिसाब से आपका क्या हो गया जी, आपका था यूनिट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस ओपनिंग। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि हमको कितने का परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू परचेज। तो ये अभी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बोला जाए। $12,000 है। अच्छा एक सेकेंड, 120% आपका रहा 14,400। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई बाय, पहले इसको पाउंड में चेंज कीजिए ना, क्योंकि वो जो ऐड करना है वो पाउंड है। 500 पाउंड में है, लेकिन ये जो 14,400 है फिनिश गुड्स है। नहीं नहीं, फिनिश नहीं नहीं नहीं, फिनिश गुड्स जो होता है वो उसका शेप अलग है, उसमें चीजें ज्यादा लगी हैं। आप कंपेयर रॉ मटेरियल बेसिस पे कर रहे हैं ना। ये पांच नहीं 500, नहीं नहीं 500 पाउंड रखने बोला, लैंग्वेज को देखें। ये 500 पाउंड रखने बोला है, और बाकी ये सब जो बात है वो यूनिट पे है। जी यही समझने का था, क्योंकि यहाँ भी रॉ मटेरियल है, पाउंड है। ठीक है, यानी अब ये वाला लेके फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 500 ऐड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये है मसले। तो आइए, तो ये वाला आपका, ये एक इसको, ये हमने प्रोडक्शन बजट अभी अपने एग्जांपल से हमने कवर कर लिया। इसकी जो लॉजिक यही है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो इससे जो निकलता है वो हम लोग का बजटेड निकलता है। ये जरूरी क्यों होता है, फॉर एक्वायरिंग द रिसोर्सेज, आपको कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं टू मीट द सेल्स एक्सपेक्टेड गोल, कि हम कितना सेल कर पाएंगे। उसके बाद है प्लान टू मेंटेन द स्पेसिफाइड इन्वेंट्री। कभी कभी कंपनी बोलती है कि हमारे को ऐसे फोरकास्ट करने हैं कि आई शुड मेंटेन द 15% ऑफ द इन्वेंट्री। तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्स फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, ये उसके सवाल थे। अब आते हैं हम, अब हमारा परचेज का। तो चूंकि अब हमको पता चल गया कि हमको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, अब जो हमको पता चल गया है कि रॉ मटेरियल जो चाहिए और उसका अगर हमको स्पेसिफाइड रेट दे दिया हुआ है, तो हम वो रेट से मल्टीप्लाई करके हम अपना परचेज प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, उतना का हमको परचेज प्राइस पता चल जाएगा। तो इस सवाल पे क्या था कि, यस बोलो। जो अभी पहले लिया ना ये एक, उसका और 2-3 एग्जांपल ले सकेंगे? बिल्कुल ले सकेंगे जी, चले। अभी जैन ले लूंगा इस बार, वह जून जुलाई एंड अगस्त। ठीक है जी, तो एक मिनट यहाँ पे सपोर्ट पैकेज में जाऊंगा।
अच्छा TRC 625 चलिए ये सवाल देखिए हमसान हनून क्या है हनून रिटेलिंग कंपनीज प्राइसेस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बाई 30% ऑफ इट कॉस्ट यानी कि सेम जो हम लोग पीछे एक सवाल लिया था वो बोल रहा था कि जो उसका सेल है वो 30% ऐड करके देते हैं उसके बाद बोला कि हैनन एंटीसिपेट करता है सेल इस तरह करके तीन क्या है एक 7-15 7-28 और 6-24 का हैनन पॉलिसी ये है कि उसको हर महीने इतना स्टॉक रखना पड़ता है ताकि वो 25% का नेक्स्ट मंथ का सेल मेंटेन कर सके ठीक है उसके बाद में बताना है कि उसको कितने की इन्वेंट्री की बजट करनी पड़ेगी हाउ मच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड परचेज इन अगस्त यानी कि वो अगस्त का परचेज हमसे मांग रहा है ठीक है तो ये एक छोटा सा सवाल है इसको लगे हाथ आप लोग जब तक सॉल्व करें मैं एक और दो सवाल निकालता हूं यहाँ पे पेस्ट हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो ये रहा है सवाल ठीक है जी ये एक बार इस सवाल पे आप ये कीजिए तब तक मैं देखता हूँ एक आध सवाल आ गया क्या Yes, sir. कितना आया 540,000. लॉक किया जाए Yes.
कोई आदमी नहीं बना रहे भाई। एक मिनट, एक मिनट। आधा सवाल है भाई, जो हम लोग किया उसका ये आधा सवाल है। एक मिनट, एक मिनट बस। क्यों? पाँच 40। अच्छा दादी, आपका कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, बताती हूँ एक मिनट। देखो भाई, सारे 11 हो गए भाई इंडिया के, जल्दी ट्राई करो भाई, भूख भी लग गया अब तो। सर 540 आ रहा सर। 540 मेरा मैसेज में सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन 540 आ रहे हैं क्या? क्या बात है, सही सही है, 540 ही है। 540 हाँ तो 540 आते कैसे हैं वो देख लें। सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमने जो ये अगला क्या चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बता दूं भाई, ठीक है। तो इस सवाल को जब आप करें तो आसानी से तरीका ये है कि आप यहाँ पे मंथ लिख लिया करें और कैलकुलेटर और कलम के साथ थोड़ा लिख लिख के किया करें, क्योंकि अभी का लिखा हुआ आपके काम आएगा। एग्जाम से पहले बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो 7,15,000 है, 7,28,000 है एंड 6,24,000 है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्चुअल में सेल्स ऐसा दे रखे हैं। आपने बोला है कि उनके पास जो सेल की जो टेक्निक है वो बोल रहे हैं कि 30%, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल एक्चुअल में कितना हमारा, ये है 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट इसका मतलब है कि ये 130% के बराबर है। निकाल दिया जी। अगला बोला इनकी पॉलिसी ये है कि हर मंथ इनका पास इतना इन्वेंट्री होना चाहिए कि वो नेक्स्ट मंथ का 25% सेल कवर कर सके, 25% सेल कवर कर सके। इसका मतलब कि 25% सेल कवर करने का मतलब यहाँ कि इनका ओपनिंग और एक क्लोजिंग चाहिए होगा। क्लोजिंग के लिए क्या करना है, इसका 25% कवर हो जाना चाहिए और ओपनिंग में इनका अपना कवर हो जाना चाहिए 25%। तो अब रूल के हिसाब से क्या हो गया जी, माइनस दिस, यानी कि 540 जो है हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। सो इफ somebody has done in this way तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, एक वैसे मिराज भाई 55,000 में थोड़ा क्लिक कर लो। क्या 55,000 अमाउंट है ना, उसमें थोड़ा क्लिक कीजिए। किया ना? आई जस्ट नीड टू सी द फॉर्मूला। ओके ओके। अच्छा, एक और एग्जाम शॉर्टकट और बताऊं क्या? डायरेक्टली यू टुक। ओके, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब एग्जाम शॉर्टकट आई डिड इन अनदर वे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है यू विल वेरीफाई कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। एग्जाम शॉर्टकट बताता हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उसमें थोड़े चांसेस रहते हैं कभी गलत होने के। उसमें क्या होता है, एग्जाम शॉर्टकट ये है कि आपको 25% मेंटेन करना है ना, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस। आपने सिंपल सा ऐसे करना है, ये कहानी नहीं करनी है, आपने सीधे निकालना है। अच्छा, इसका 30% था, इसका कितना 25% मांगते हैं ना, तो आपने डायरेक्ट कितना करना है जी, इसका 25% और इसका 75%। नहीं सुनिए ना, बता रहे हैं, इसका 25%। अगस्त का 75 है ना। हाँ देखे ना, तो ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये प्लस ये
माइनस ये, बट ये निकला क्या, ये निकला सेल प्राइस पे। अब इसको 130% निकाल दीजिए आप। तो देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दिस आल्सो। तो हम परचेज बोलते हैं, परचेज एट कॉस्ट। लेकिन आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी आपसे मिस्टेक हो जाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक ये हो जाता है कि आप कभी कभी एकदम फटाक से अगर टिक मार देंगे और 702 क्वेश्चन में रहेगा तो फिर आपको क्लिक नहीं करेगा दिमाग के 540 भी लाना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बात था। 702 का क्या किया हमने? 130%। हाँ भाई, 130% किया, क्योंकि 130% का मार्जिन रखता है ना। नहीं, 700 का 130% नहीं आता इतना। किसका 540 आता है? इसको डिवाइड बाय 130% नहीं आ करना रहा। है। आप देखो ना कैलकुलेटर, अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई। मल्टी करने से तो कुछ और आ जाएगा, 6 लाख 4 लाख के आसपास आएगा। हाँ, अब आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एक छोटे से सवाल थे, एक काफी अच्छे सवाल हैं जो मैं चाह रहा था कि आप कर लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये सवाल में थोड़ी लॉजिक है। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट हैज सम लॉजिक। अब मैं आपको बोल लूं कि आप अगर सपोर्ट के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके कंसेप्चुअल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सपोर्ट पैकेज में। तो आपके पास थोड़े थोड़े टाइम निकाल के जो जो सेक्शन कंप्लीट किए हो उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो खुद से बैठ के भाई, क्योंकि ये भी एग्जाम आपसे थोड़ा सा बलिदान मांगता है। तो ये सवाल का आंसर दे। जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 86। आंसर देख के नहीं ना बता रहे हैं जी? आंसर कहाँ लिखेंगे? आप बोलेंगे तो पता चलेगा। अपने स्कूल के टाइम में बहुत बदमाश थे हम भी, आंसर देख के बताते थे।
हाँ जी बताएं कमाल भाई। भाई साहब 1 ही मिनट है एग्जाम में टाइम। 1 मिनट 40 सेकंड है एक क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट 40 सेकंड, सो मच कैलकुलेटिव। बट ये सब सवाल मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा 86 है, सही है। कोई आदमी का अलग नहीं आ रहा है, मतलब सही है आंसर। नहीं एक बार वेरीफाई कर ले। नहीं तो हम एक और आदमी का इंतजार कर रहे हैं भाई। कमाल भाई कह रहे हो आंसर भेजने। भेज तो दिया 78,000। कितना 78,000? 78,000 72 + 42 - 36। इतना नहीं पता भाई, इतना कैलकुलेटर हम लेके नहीं बैठा। क्या बोल रहे हैं बताइए, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। क्या क्या लिखूं? 72 प्लस 72 + 42 72 प्लस 42 -36। -36। बस हो गया और क्या। गलत है, आगे बोलिए। क्यों है? हाँ जाएगा। हाँ आइए अब मैं बता रहा हूँ। बोला सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 65,000। ठीक है, इन Q1 तो Q1 Q2 में 72 है, 72 है। तो पहला Q1 कितना का है जी? 65,000 का। Q2 कितना है जी? 72,000 है। Q3 कितना है जी? 84,000 है। Q4 कितना है जी? 66,000 है। अगला हमसे क्वेश्चन Q2 का मांग रहा है। अगला का रिक्वायरमेंट Q2 का है। अब बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अगला बोल रहा है कि usually maintain the finished goods at the end of each quarter equal to the half of the unit expected to be sold in the next quarter. ठीक है, but due to the work stoppage the finished goods inventory at the end of first is 8,000 less than what it should be. तो पहले तो हाफ, यानी कि अब हमको एक्चुअल में जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो Q2 का था, तो Q2 पे लाके हम टीका लगा दिया। अब आ जाइए इस पे, जो हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसका 50% जो होना चाहिए मेंटेन करना चाहिए, बट ड्यू टू सम शॉर्टेज या स्टॉपेज, जो भी रीजनिंग हो, आपने 8,000 कम मेंटेन रखा है तो 8,000 कम कर लीजिए, फिर बच जाएगा इसमें। ये है इसका ओपनिंग स्टॉक। आ जाइए अब क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एकदम फ्रेश मसला सेट है। क्लोजिंग जो है वो इसका 50% चाहिए, तो रूल के हिसाब से क्या बोलता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो अगर 86 आ गया, इसका मतलब ये हो गया जी प्रोडक्शन ऑफ Q2। तो ये है रीजनिंग और यही है आंसर। कमाल भाई मिस हो रहा है, जी भाई जी। मिस हो रहा है भाई साहब। जी जी जी। तो ये सब बेसिक सवाल हैं, मतलब लेकिन कंसेप्चुअल सवाल हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस पेपर्स हैं, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। परचेज बजट में हमारा कुछ भी ज्यादा नहीं था, वो हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था कि जो आपकी
जितनी भी परचेस्ड क्वांटिटी एक बार पता चल जाएगी, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परचेज यूनिट जो है टोटल परचेज कॉस्ट डॉलर में निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर का बजट में भी मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है। एक बार जब आपको आवर्स पता चल गया, एक बार आपको आवर्स पता चल गए कि कितने आवर्स लगेंगे, सॉरी कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर कितने आवर्स लगे, तो ये टोटल आवर्स पता चल गया और जो रेट था उससे मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल लेबर का बजट पता चल गया। तो इसमें क्या पता क्या चलता है, प्लांट प्रोडक्शन फॉर द स्मूथ आवर प्रोडक्शन प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर एंड HR, ह्यूमन रिसोर्सेज को बनाती है। फिर उसके बाद रीजन फॉर प्लानिंग तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं तो और ज्यादा उस पर ये नहीं था। बजट आपके एक्टिविटी वाइज थे हम लोग की बजट सेटिंग, हिस्टोरिकल थी, मार्केट थी, बेंचमार्किंग थी, तो ये हमने पीछे पढ़ लिया था। अब एक छोटा सा कैश बजट का सवाल है वो मैं करता हूं ताकि फिर कल हम लोग लर्निंग कर्व के ऊपर मूव कर जाएंगे। 8-10 सवाल दूंगा तो उसको प्लीज कर लीजिएगा। तो आइए, कैश बजट इतना आसान है, कैश बजट लोगों ने बड़ा उसको वो बनाया हुआ है, नहीं भाई बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती है। तो कैश बजट में दो चीजों का आपको ख्याल होना चाहिए। कैश में क्या होता है, कैश बजट है क्या, कुछ आइडिया है किसी को? ऐसे ही जेनरिक आंसर, कोई बुक का आंसर नहीं चाहिए, जेनरिक आंसर। सारा बोले। सर चले कोई नहीं, आपको छूट है। गायत्री आप बोलो, कैश बजट की आपकी जेनरिक अंडरस्टैंडिंग बताओ। वो ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग। भाई बाहर निकलो, दुनिया इससे भी बड़ी है भाई। वो कैश फ्लो है, कैश बजट में बोला, फिर इनफ्लो आउटफ्लो और बस यही था। यानी इसमें सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का हिसाब होता है बस। ठीक है, तो कैश इनफ्लो के सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, कैश सेल्स होते हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर होते हैं, ठीक है, या कभी कभी इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड होता है। आउटफ्लो में हम लोग के पास जो एग्जांपल बनते हैं उसमें क्या बनते हैं जी, उसमें बनते हैं कैश परचेज और पेमेंट टू वेंडर या एपी, उसके बाद वेजेस पेमेंट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट। और फिर लास्ट में बनते हैं क्या जी, अगर कोई और अदर ऑपरेटिंग तो बहुत बड़ा एरिया है तो जान दे। फिर यहाँ से अगर कुछ ओपनिंग में कैश अगर है, ठीक है, तो ओपनिंग कैश यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ओपनिंग कैश। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल इनफ्लो ऐड करते हैं, इसको सबमिशन, इसको ए बोलते हुए यहाँ पे ऐड हो जाएगा सब पूरा लाइन, और बी पे पूरा इधर का ऐड हो जाएगा, बी में ए में ऐड होगा ओपनिंग प्लस इनफ्लो, ओपनिंग प्लस इनफ्लो। इधर में नीचे में जो आएगा उसमें क्या आएगा जी, नीचे में जो बी आएगा उसका मतलब आउटफ्लो का टोटल, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा या तो कैश कम होगा नहीं तो कैश ज्यादा होगा, जिसको हम क्लोजिंग कैश बोलेंगे, क्लोजिंग कैश बोलेंगे। क्लोजिंग कैश का मतलब होता है, अगर इसके लैंग्वेज में बात करें तो ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से जो क्लोजिंग कैश आएगा उसको यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जिसको हम बैलेंस फॉरवर्ड बोलते हैं, और यहाँ पे वाले को बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, BCD कैरिड डाउन बोलते हैं, कैरिड डाउन बॉट फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो यह सिर्फ सिंपल सा ये इतना ही है। अब आता है कि आप कलेक्शंस कैसे निकालेंगे, तो सुनिए। मान लीजिए कि हमने 3 मंथ के सेल्स फोरकास्ट कर लिए, जैन, फैब
मार्च, 3 मंथ के सेल्स है हमारे पास जी। कैश सेल्स हैं 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है जी। उसके बाद जो क्रेडिट सेल्स है वो है हमारे पास 14,000, 16,000 और 20,000, ठीक है। और कलेक्शन पैटर्न है, ठीक है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इन दी मंथ ऑफ सेल। दूसरा 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स इन नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस क्या सब्सिक्वेंट मंथ और आफ्टर 2 मंथ। क्या बोलेंगे आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, क्या इंग्लिश के मामले में 2 मंथ लिख देते हैं। एग्जाम पे इतना सारा रहेगा और एग्जाम में कभी भी फुल कैश बजट आपको नहीं बनाने आता है। आपसे बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा बताएं फरवरी का टोटल कैश कलेक्शन बताएं, फरवरी का टोटल कैश इनफ्लो बताएं। तो प्लीज स्टार्ट करें आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फरवरी का कैश कलेक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताएं। लेट तो नहीं हो रहा ना? कोई नहीं। हाँ, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करना चाह रहे थे। फिर हम लोग का लर्निंग कब रह जाएगा न्यूमेरिकल से। देखते हैं और भी कंटेस्टेंट का आंसर आना चाहिए। 13,800, 5,800. 5,800 क्वेश्चन पढ़े हैं ना भाई। टोटल कैश इनफ्लो, Sorry, 13,800. 13,800, not 5,800. चलें 13,800 मतलब ये सवाल पे आके रुका हुआ है। और किसी आदमी का कोई जवाब? Sir, 10,000. 10,000। सर 13,800 आ रहा है सर। मेरा 12,400 आ रहा है। 12,400 सारा 12,400। 12,400 सारा। आप भी कुछ कैलकुलेटर लगा ले। आ जाते हैं। देखिए ये 3,000 तो आपको ऐसे ही मिल गया, उसके लिए आपको एफर्ट डालनी नहीं पड़ी। कैश सेल डायरेक्ट 50% कैश सेल इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि 8,000 का 50% 16,000 का 50% कितना 8,000। 14,000 का 20% तो 2,800। तो यानी ए, बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो आई बिलीव
तो 8×3 = 11, 11×2 = 13, 13,800 लॉक किया जाए। ये 12,400 कहाँ से आया नहीं पता मुझे। भाई मैंने जो किया था मेराज भाई, जी बोलिए ना। 14,000 इंटू 0.5 इंटू 20, क्यों 0.5 इंटू 20 कैसे करेंगे? 50% तो कलेक्शन हो गया ना। मेरे भाई बोल रहा है 50% ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्शन हुआ, तो यानी कि 14,000 का पहले जो कलेक्शन हुआ वो से 7,000 का हुआ। फिर बोल रहा है कि 20% ऑफ द क्रेडिट सेल, यानी तो फिर इसी नहीं 14,000 का 20% होगा, यानी कि 2,800 यहाँ कलेक्शन हो गया। फिर बैलेंस जाएगा आफ्टर 2 मंथ। तो यहाँ के बाद जो है, मैंने ये इसमें थोड़े से लैंग्वेज के मसले थे, तो मैंने आपसे बोल भी दिया था कि इसका मतलब हम सब्सिक्वेंट मान रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर 14 या 4,200 का यहाँ कलेक्शन हो जाएगा, तभी जाके आपका पूरा का पूरा 14,000 का कलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यही बनेगा। और वैसे एक सवाल मैं आपको बुक से दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। 1 मिनट लगेगा। मेरा भी थोड़ा सा। जी भाई। हेलो, हाँ बोले। वो पहला क्वेश्चन वापस खोलेंगे, 1 सेकेंड। हाँ खोला। हाँ, तो मैंने ना 14,000 का 20% लिया, फिर उसको 16,000 में ऐड किया और उसका 50% निकाला और 3,000 ऐड किए, तो मेरा 12,400। गलत। जिस महीना में जो सेल हो रहा है उसका 50% अलग मिल रहा है, पीछे का पैसा अलग से आ रहा है, क्योंकि सारे कस्टमर सारे की एजिंग अलग अलग चलती होती है आपकी। हर मंथ की एजिंग अलग चलती है ना बिजनेस में। ओके। ये सवाल तो ऐसा खतरनाक ये सवाल है जिसमें काफी टाइम जाने हैं 88 के, तो अगर आपसे नहीं भी हो तो बुरा नहीं मानने का है। पापा यहाँ पे डेट थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, तो मेरे पे कठिन सवाल तो देने पड़ते। नहीं वो थोड़े डिफिकल्ट। आपको याद है ये सवाल आपने मेरे से करवाया था पीछे, जिसमें हम लोग ने काफी स्ट्रगल करके आंसर मिलाई थी उसकी। जैसे कोई नहीं, फिर कर लेंगे। नहीं मतलब मैं बता दिया पहले कि अगर मान लो कि करते वक्त नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का है, डिस्क्लेमर था। चले ये सवाल कर दे भाई। उसमें देखो ना हमारा, उसमें देखो मेरा। हाँ भाई।
इसमें आपसे एआर का बैलेंस रहा है, कलेक्शन नहीं बल्कि एआर का बैलेंस पूछ रहा है। हाँ जी, ये एआर का सवाल है। एआर का सवाल नहीं है, कैश फ्लो का ही सवाल है। कितना पैसा आप कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, सवाल को उल्टा कर लीजिए। कितना आपने कलेक्ट किया ये अभी तक सोच रहे थे, कितना नहीं कलेक्ट हुआ अब उसका बताना है। मेरा 341 240 आया, जो ऑप्शन में है नहीं। यार तो बाहर की दुनिया है ये, तो फिर बात ही अलग हो गई। चलें और किसी ने बताएं प्लीज, ट्राई। यार 2,16,000 आया। भाई तो ऑप्शन के बाहर की बातें हो रही हैं भाई, कुछ ऑप्शन के अंदर बात किया जाए। नहीं, 2,16,000 के बाद भी कुछ नहीं, वो वाला है। ये ऑप्शन के बाहर की बातें नहीं बताएं, ऑप्शन के अंदर का कुछ भी टिक कर नहीं मेरा भाई, अगर तुक्का मारो तो भाई देख बी आंसर है। वो नहीं चले, वो नहीं आएगा। चलेगा। एक मिनट बस। এটা বাংলা में কি बोलता है, এটা চলবে না दादा। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। ताहिर भाई आप भी कुछ बोल लो, गलत ही होगा ना, उससे ज्यादा क्या होना है। थोड़ा सा सर अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं तो इसीलिए सवाल को पहले हाईलाइट किया कि ये एआर के बारे में बातें हो रही है। आइए एक, अरे करण किधर भाई, सो गए लग रहा है। सर ऑप्शन में नहीं है मेरा आंसर तो। चलो मोहित भाई आप भी कुछ कर लो यार। देखिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में हमसे क्या चाह रहा है और हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने हाईलाइट कर दिया था कि आपको नेट रिसीवेबल पे आंसर करना है, यानी आपका आंसर जो होना चाहिए वो नेट एआर पे होना चाहिए, ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि आप पहले इस पैटर्न को पढ़े। बोला 20% कैश सेल होता है, अगर 20% कैश सेल होता है तो बाकी का 80% क्या होता है जी, क्रेडिट सेल होता है, यानी एआर वाला बनता है। ठीक है, यानी कि अगर कैश सेल जो है 20% है, इसका मतलब बाकी का क्या है जी, क्रेडिट सेल कितना है, 80% है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब बोल रहा है कि 40% जो मंथ में सेल होता है उस पे खत्म होता है, 40 के बाद सभी 40 के बाद जो 30% है, एक मिनट उसको सबीना को बोल रहा नहीं, हाँ 30% जो होता है वो इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है,
यानी कि 40% जो है मंथ में सेल हो, मंथ में कलेक्ट होता है। 40% मंथ पे कलेक्ट होता है। उसके बाद जो है जिस मंथ में होता है, उसके बाद मंथ प्लस 1 पे जो कलेक्ट होता है वो कितना कलेक्ट होता है? 30%। उसके बाद मंथ प्लस 2 पे कलेक्ट होता है वो कौन सा होता है? 25%। और बैड डेब्ट कितना होता है जी? 5%। ठीक है, यानी कि पीछे अगर हमको देखना होगा तो ये यहाँ पे हम कौन से मंथ में है? जुलाई पे है, सॉरी दिसंबर पे हमसे मांग रहा है। तो सबसे पहले अगर हम दिसंबर में देखना चाहेंगे तो कौन सा पैसा मेरे हाथ में नहीं मिला होगा? जो मिल जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। जुलाई ऑलरेडी मिल चुका होगा। क्यों? क्योंकि अगर जुलाई के बारे में सोचे तो ये जुलाई में जुलाई, थोड़ा सवाल को समझ के कर लें, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन समझ के करें। तो जो जुलाई में सेल हुआ होगा उसका सारा पैसा आपको दिसंबर से पहले मिल चुका होगा। ठीक है, जो जुलाई के बाद अगस्त में जो सेल हुआ होगा उसका भी पैसा दिसंबर से पहले मिल जाएगा। उसका पैसा कब मिल जाएगा? अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है जी? सितंबर। अब बात आएगी कि सितंबर का जब पैसा कलेक्शन का टाइम आएगा तो दिसंबर से पहले उसका भी कहानी शॉर्ट हो जाएगा, यानी उसका भी सारा पैसा कहाँ तक कलेक्ट हो जाएगा जी? कहाँ तक में कलेक्ट हो जाएगा? नवंबर में। यानी सितंबर के बाद क्या आएगा? फिर अक्टूबर आएगा। यानी अक्टूबर का पैसा भी कब खत्म हो जाएगा जी? यानी दिसंबर में उसके भी कलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दिसंबर में भी उसके कलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आ जाइए, नवंबर में जो पैसे रहेंगे उसके कैसे कलेक्शन जाएंगे? नवंबर का जो कलेक्शंस होगा वो कहां तक जाएगा? नवंबर में अपना 40% मिल जाएगा और दिसंबर के अंदर में 30% मिल जाएगा। यानी जो उसका अनकलेक्टेड पोर्शन रहेगा, उसका अनकलेक्टेड पोर्शन कितना परसेंट रहेगा? सिर्फ 25%। अनकलेक्टेड पोर्शन जिसको हम बोलेंगे AR पोर्शन, अनकलेक्टेड पोर्शन विल बी 25%। अब जो दिसंबर में सेल होगा तो दिसंबर में उसका 40% मिल जाएगा, जो उसका अनकलेक्टेड पोर्शन रहेगा वो 55% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 55%। तो यानी यहाँ पे 55%। अब चूंकि हमको देखना है कि नवंबर का सेल कितना है, 4,80,000 का सेल है, तो 4,80,000 का सेल है, टोटल सेल 4,80,000 का टोटल सेल है नवंबर पे। और दिसंबर पे हमारा सेल है 4,50,000 का। दिसंबर पे जो हमारा सेल है वो है 4,50,000 का। तो देखिए 4,80,000 का पहले हम 80% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 80%। और इसका भी हम 80% निकाल लेंगे। तो इसका जो अनकलेक्टेड पोर्शन है सिर्फ 25% है, यानी 3,84,000 का 25% और 3,60,000 का 25%, यानी टोटल अनकलेक्टेड अमाउंट कितना है? 294,000, जो कि आंसर बी आएगा। ये एंड वाला पोर्शन नहीं समझा। देखो आप ये वाला बात समझ आ रही जी? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मिला है तो वो AR है। कैसे 247 होगा बताइए? क्योंकि 450 का जो सेल है उसमें 80% क्रेडिट सेल है, बाकी तो 20% कैश सेल है। आप सवाल देखें ना, सवाल में क्या बोलता है? जो भी सेल होता है उसका 20% कैश सेल है, तो यानी कि 80% ही क्रेडिट सेल है ना।
यहाँ पे भी 80% ही क्रेडिट सेल है ना। अच्छा, एक छोटा सा आप लोग के दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये भी 500 तो अपना एआर बनता, ये भी 5% तो एआर बनता, तो क्वेश्चन में एक सवाल, एक वर्ड लिखा था नेट रियलाइजेबल। नेट, नेट का मतलब आफ्टर प्रोवाइडिंग द बैड डेट, आफ्टर प्रोवाइडिंग द बैड डेट। तो नेट का मतलब होता है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग द बैड डेट, तो बैड डेट का पैसा हमने प्रोवाइड कर दिया, जितना मेरे को एक्चुअल रिकवरी थी उतना मैंने हाईलाइट कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी द एआर एट द एंड ऑफ दिसंबर। ये सवाल जो है ना, आपने अगर 2 बार नहीं किया तो ये सवाल आपको नहीं हो पाएगा दोबारा कभी भी। और अगर इस लेवल पे क्लैरिटी नहीं है तो आपके पास आंसर भी पता होने से कोई फायदा नहीं है। ये सर सब ये क्वेश्चन टाइम किलिंग है, ये एग्जाम में करा जाए। भाई 1 मिनट 74 सेकंड मिलते भी तो हैं। जी बोलिए सारा, क्या बोले थे आप? तो ये जो मुझे सेकंड पार्ट नहीं समझ, बीच वाला जो जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपने कैसे निकाला? और फिर ये 25 या 55%। आप पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको कब से दिया हुआ है? जुलाई से। इंफॉर्मेशन आपके पास कब से दिया हुआ? जुलाई से। तो आपको चेक करना है कि क्या कोई जुलाई का पैसा दिसंबर में रहता है। पहला सवाल तो आपको ये देना पड़ेगा ना, क्योंकि जुलाई का सारा पैसा कलेक्ट हो गया या नहीं हुआ, सितंबर अगस्त का सारा पैसा कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने एक एक सवाल को आंसर किया कि जुलाई का सारा पैसा सितंबर में कलेक्ट हो गया, अगस्त का सारा पैसा अक्टूबर में कलेक्ट हो गया, सितंबर का सारा पैसा नवंबर में कलेक्ट हो गया। यानी नवंबर का पैसा जो कलेक्ट नहीं हुआ है वो सिर्फ 25% है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मंथ +1 प्लस बैड डेट यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। तो मैंने लिखा उस मंथ, फिर लिखा इन द फॉलोइंग मंथ, इसका मतलब मंथ +1, फिर मैंने बोला सेकेंड फॉलोइंग मंथ मतलब मंथ +2। तो इस तरह से करके हमने एक वर्किंग बनाई। फिर मैंने बोला कि हाँ जी साहब, अक्टूबर वाले सेल का पैसा, तो बोला हाँ जी अक्टूबर का सारा पैसा आपने दिसंबर में रिसीव कर लिया, यानी अक्टूबर के सेल में का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, नवंबर के सेल का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है, वो भी 25%, क्योंकि अभी हमारा जो पैटर्न है उसके हिसाब से हमने अभी तक सिर्फ 70% पैसे कलेक्ट किए हैं, 5% बैड डेट होना है, यानी ऑल टुगेदर सिर्फ 75% का हिसाब है। 25% अभी मिलेगा जनवरी में। उसके बाद दिसंबर वाले सेल का क्या हुआ? तो सितंबर चूंकि मंथ ऑफ सेल है तो उसका बाकी का जो 55% है वो हमको तो जैन में मिलेगा, तो उसका अभी क्यों कैलकुलेट करना है दिसंबर में? हमको सिर्फ दिसंबर का देना है ना। नहीं तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि अभी जिससे पैसे लेने हैं वही ना आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है। हाँ, पर दिसंबर में कितने लेने हैं ऐसा पूछा है ना। भाई ये तो जैन का हुआ ना, नवंबर नहीं, का आपसे 25%। आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ एआर क्या होगा एज ऑन 31st, एज ऑफ 31 दिसंबर के दिन आपका बैलेंस ऑफ एआर क्या होगा। तो जितने पैसे आपको फ्यूचर में रिसीव होने हैं ऑन अकाउंट ऑफ दिस सेल, उतना आपका एआर बैलेंस शीट में दिखेगा ना। अच्छा, थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा गोटी था, ठीक है। जी भाई बोले, क्या बोलना, बोलिए। ठीक है, हाँ जी। वो माइनस किया आप।
अच्छा, तो आप ऐसे बोल रहे हो 60% डायरेक्टली क्यों नहीं माइनस कर रहे? हाँ, हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म। देखिए, आपका आंसर एक लाइन में ये हो जाएगा। एक बार जिसको कहते नहीं, उसको कोर्ट के लैंग्वेज में फर्स्ट में आपका डिसमिस हो जाएगा पहली हियरिंग में, क्योंकि क्वेश्चन इसने बोला परसेंटेज ऑफ बैलेंस कलेक्टेड जो होगा, वो बोल रहा है 20% जो सेल हो गया कैश, द बैलेंस इज सब्जेक्ट टू कलेक्शन इन दिस पैटर्न। जो बैलेंस का कलेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो बाकी का जो 80% है उस पे अब हम हिसाब करते हैं। तो देखिए, हमने उसके ऊपर हिसाब किया। When I taken this 100%, this is actually the 100% of this 80% पे बात हो रहा है। हाँ, वेलकम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कॉपी किया था, भूल गया। चले, तो ये छोटा सा एक सवाल है, अगर आप बोले, अगर ये चैप्टर को रिवाइज करना है कायदे से तो इसको देख लीजिएगा। हाँ भाई, हो गया, डन है, आज के लिए काफी है। स्लीप नहीं, अभी किधर, अभी कोई स्लीपिंग नहीं है, अभी भी आधा घंटा टाइम जाएगा। ठीक है, चले फिर मिलते हैं, गुड नाइट। एंड जिसके भी कोई क्वेरीज अगर इस